नमस्कार। देश की बात में पहले बात महिलाओं के कपड़ों की, लेकिन क्या वाकई लड़कियों के कपड़े चर्चा का विषय होना चाहिए? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। लड़कियां, बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, यही कामना करनी चाहिए। वो क्या पहने, क्या खाएं, ये उनके मन की बात है। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री उनके कपड़ों, उनके पहनावे, उसे सरकार संस्कारों से जोड़ते हैं तो जिक्र करने की आवश्यकता होती है। ये फिक्र की बात भी है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री फटी जीन्स पर अपने बयान से चर्चा में आ गए हैं। मुख्यमंत्री को पदभार संभाले कुछ ही समय हुआ है। इससे पहले वहां के राजनीतिक हलकों में भी उन्हें कम ही जाना जाता था, राज्य से बाहर तो और भी कम ही। लेकिन अब फटी जीन्स को संस्कारों से जोड़कर वो चर्चा का विषय बन गए हैं। कहा है कि महिलाएं अगर फटी जीन्स पहनेंगी तो क्या संस्कार देंगी। अब इस पर बवाल मच गया है। पहले सुन लेते हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री की सोच क्या है। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, लेकिन जहाज में जब बैठा था तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? तो किस किस संस्कारों की बात हो रही है? बहरहाल मुख्यमंत्री के इस बयान पर ट्विटर पर रिप्ड जीन्स ट्रेंड करने लगा। महिलाएं, नेता और एक्ट्रेसेस सभी रिप्ड यानी घुटनों के पास से फटी जीन्स पहनकर तस्वीरें डाल रहे हैं और मुख्यमंत्री की सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए नए पद में आए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देता। ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को सोच समझकर पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज के जमाने में आप इस तरह की बातें करते हैं और कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत बुरी सोच है और इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है उनको प्रोत्साहन मिलता है। नहीं, सबसे दुखद बात तो यह है कि संस्कार संस्कृति का पाठ हमेशा महिलाओं को पढ़ाया जाता है कि वो क्या पहनावा पहनती हैं, उसी से हमारे संस्कार और संस्कृति चलता है। कोई पुरुष से नहीं कहता है कि आप धोती पहनकर निकलिए तभी आप संस्कृति बढ़ाएंगे या संस्कार बनाए रखेंगे। तो इस तरीके का बर्ताव करना, बार बार महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी करना और खास करके सीनियर लीडर्स का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका नजरिया गलत है, आपकी ये विकृत मानसिकता है कि आप उनको जो है वो इस नजरिया से देख रहे हैं। कौन क्या कपड़े पहनता है और कौन क्या काम करता है, इससे कोई जो है वो उनके काम को नापा नहीं जा सकता। इसलिए महिलाओं का ये अपमान है। मुख्यमंत्री जैसे पद पर आने के बाद अगर ऐसे लोग कहते हैं तो मुझे लगता है कि सर्वसामान्य लोगों के यहाँ पे गलत संदेश जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उनका काम सरकार चलाना है या हिंदुस्तान की बेटियों के शरीर पर ताक झांक करना? ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए पद से या कान पकड़कर माफी मांगिए। दुर्भाग्य ये है कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर चुनावी सभा में महिलाओं की बेइज्जती करते हों तो उनके मुख्यमंत्री तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ही। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने भी तीरथ सिंह रावत को आड़े हाथों लिया है। नव्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, हमारे कपड़े बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए। यहाँ सिर्फ यही बात हैरान करने वाली है कि समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं के पक्ष में न्यायपालिका को संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अदालतों के जजों से महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में स्टीरियोटाइप टिप्पणियों से बचने को कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पीड़िता को राखी बांधने की शर्त के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों को जमानत देने के फैसले को रद्द किया। कोर्ट ने जजों, वकीलों, सरकारी वकीलों के सेंसिटाइजेशन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे लीगल एडिटर आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2020 के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें यौन उत्पीड़न का जो एक आरोपी था उसको इस शर्त पर जमानत दे दी गई थी कि वो राखी बंधवाने रक्षाबंधन के दिन पीड़िता के घर जाएगा, राखी बंधवाएगा और 11,000 रुपये उपहार के तौर पर देगा, मिठाई देगा, बच्चों के लिए भी पैसे देगा और वायदा करेगा कि वो उसकी रक्षा करेगा। और इसके बाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा था ये तमाम तस्वीरें रजिस्ट्री में जमा कराई जाएं। इस मुद्दे पर काफ़ी हंगामा हुआ और बहुत सारी करीब 9 महिला वकील इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी और इसके बाद एक लंबी चौड़ी सुनवाई की थी। अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया था कि वो आप सहायता करें इस मामले में, और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी कहा था कि जजेस के लिए और लीगल फैकल्टी यानी कानूनी बिरादरी के लिए, वकीलों के लिए, इन सब के लिए एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम भी होना चाहिए, एक प्रशिक्षण भी होना चाहिए कि ऐसे मुद्दों पर क्या किया जाए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था और बड़े फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तो रद्द किया है, साथ गाइडलाइन भी जारी की हैं अदालतों के लिए कि जमानत किन आधार पर दी जाए। ऐसे मामलों में कोई कंडीशन न लगाई जाए कि वो आरोपी और पीड़ित मिले, पीड़िता को तुरंत सूचना दी जाए कि उनको जमानत दी जा रही है आरोपी को। इसके अलावा उनको बताया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई क्या कोई अतिरिक्त शर्त लगाने की जरूरत है इस पूरे मामले में, ताकि पीड़िता की सुरक्षा हो सके। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात ये कही है कि जो अदालतें हैं वो ऐसे मामलों में कोई भी स्टीरियोटाइप या फिर पितृसत्तात्मक टिप्पणियाँ ना करें महिला और उनके समाज में उनके स्थान को लेकर, और कानून के मुताबिक सीआरपीसी के मुताबिक चलें। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अकादमी से कहा है कि वो एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करें जिसमें जज, वकील और सरकारी वकीलों को एक प्रशिक्षण दिया जाए ऐसे मुद्दों पर, जो महिलाओं के प्रति अपराध है उन मुद्दों पर वह किस तरीके से वो आगे जो है कदम बढ़ाए, किस तरीके से वो ऐसे मामलों की जब सुनवाई हो तो कैसा व्यवहार करें। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। दुनिया भर की तुलना में कल तक भारत चौथे स्थान पर था। आज मामलों में तेजी आई और भारत विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 35,871 नए केस सामने आए हैं, जो 6 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। देश भर की बात करें तो कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, फिर केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात। और देश के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 9 महाराष्ट्र से हैं और एक जिला कर्नाटक का है, बेंगलुरु। उधर दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 536 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि टीकाकरण अभी सभी के लिए होना चाहिए। केंद्र ने टीका लगाने वालों को कई श्रेणियां बनाई हुई हैं, लेकिन अब इसे सभी के लिए खोल देना चाहिए। अगर केंद्र अनुमति देता है तो पूरी दिल्ली को 3 महीनों में टीका लगाया जा सकता है। अभी जो इतना स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि 60 साल के ऊपर ही वाले लगाएंगे, 45 साल से ऊपर वो जिनको कोमोर्बिडिटी है, बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, सख्त किया हुआ है कि ये लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता, ये केवल ये एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। हमें अलाउ कर देना चाहिए, वॉक इन कर देना चाहिए, हर जगह केवल वॉक इन कर देना चाहिए। जैसे नॉर्मल वैक्सीन लगती है ऐसे ये भी वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार अलाउ कर देती है वैक्सीन लगवाना किस सबको, और अगर हमें वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के लिए वैक्सीन सेंटर बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर प्रदर्शनकारी किसान वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हजारों बुजुर्ग किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आसपास जो लोग हैं उनको भी बोलिए आप लगवाने के लिए, बहुत अच्छी वैक्सीन है ये। सिंघू बॉर्डर पर सतारा सिंह और लाभ सिंह कोरोना की वैक्सीन लगवाने अस्थायी सेंटर पर पहुंचे हैं।
फतेहगढ़ साहिब के किसान सतारा सिंह बीते 1 महीने से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी वैक्सीन है ये। काफी समझाने पर वो वैक्सीन लगवाने आए हैं। उनका कहना है कि कोरोना से बचेंगे तभी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बोलते हैं जी, सबको बोलते हैं भी टीका लगवाओ, बीमारी से बचिए, अपन ताही लड़ेंगे आगे। कहाँ डटे रहेंगे, जितना देर मर्जी, जितना देर मोदी में नहीं मानेगी सरकार, हम डटे रहेंगे जी। सिंघू बॉर्डर पर कोरोना वैक्सीन का अस्थायी सेंटर बनाया गया है, लेकिन केवल 60 किसान ही अब तक टीका लगवाने पहुंचे हैं। डॉक्टर अब किसान नेताओं से बात करके टीका लगवाने की अपील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर से लेके टिल यहाँ तक क्या कहते हैं बालगढ़ मोड़ तक यहाँ पर सर्वे करती है और जाके मोटिवेट करती है। जो भी जैसे मोटिवेट होता है तो हम उनको यहाँ पर आके वैक्सीनेट कराते हैं और हाफ एन आवर का हम उनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कराते हैं। उधर टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों को वैक्सीन लगाने का एक केंद्र लगाया गया है, लेकिन यहाँ एक भी किसान टीका लगवाने नहीं पहुँचा। किसान नहीं लगाए गए, ये कोरोना का बहाना बना रहे जी यहाँ से भगाने के लिए। अभी हम इनको समझा रहे हैं, हिंदी में भी समझा रहे हैं, पंजाबी में भी समझा रहे हैं, अभी तक तो किसी ने नहीं लगवाई। कोई कोरोना नहीं, कोई पिंड च कोरोना नहीं है, कोई मंडी च कोरोना नहीं, खनौरी बार्डर से किसी को कोरोना नहीं है जी। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर हजारों बुजुर्ग किसान धरने पर बैठे हैं। वैक्सीन लगाने के मुद्दे पर किसान नेता एक मत नहीं हैं। किसान संघर्ष समिति की बैठक में कोरोना टीका लगवाने की अपील करें या न करें, इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन कुछ किसान नेता वैक्सीन लगवाने के खिलाफ हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में तय होगा, लेकिन मेरा मानना अपना पर्सनल ये है कि हमको किसी टीके की जरूरत नहीं। ये कोरोना पंजाब में भी था, जब आंदोलन शुरू हुआ तो हमने वहाँ से भी कोरोना भगाया। जब यहाँ आए तो अब भी बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, तो तब भी कोरोना भगाया। देश भर में डॉक्टर कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका जता रहे हैं। प्रदर्शन की जगह पर भी कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाकर सरकार वाहवाही लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार पर भरोसा न होने से किसान वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहे हैं। किसानों ने पहले मौसम की बेरुखी को झेला, फिर किसान की उदासीनता को, और अब कोरोना के खतरे से भी वो सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोरोना के टीकाकरण का शिविर जरूर सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर लगाया है, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर सरकार को किसानों की इतनी ही चिंता होती तो वो इस तरीके से 3 महीने तक किसानों को सड़कों पर न बैठाती। सिंघू बॉर्डर से एन रवि और राहुल सिंह चौहान के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर महाराष्ट्र राज्य में कोरोना फिर बेकाबू हो रहा है। सितंबर महीने के बाद सबसे बड़ी उछाल अब दिखी है। 24 घंटों में 23,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। महज 13 दिनों में 127% मामले बढ़े हैं। वहीं 13 दिनों में केसेस में 100% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना फिर बेकाबू हो चला है। इस साल पहली बार एक दिन में 23,179 नए केस मिले हैं। सितंबर महीने के बाद ये सबसे बड़ी उछाल है। महज 13 दिनों में ही मामलों में 127% बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र के 5 जिलों पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे और मुंबई में कोरोना सबसे विकराल रूप में दिख रहा है। पुणे देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिला है। बुधवार को सबसे ज्यादा 4,724 केस पुणे में दर्ज किए गए। नागपुर में पिछले 24 घंटों में 3,405 नए केस सामने आए। मुंबई में बीते 24 घंटों में 2,377 मामले दर्ज किए गए हैं। 13 दिनों में मुंबई के कोविड आंकड़ों में 100% बढ़ोतरी हुई है। नासिक में एक दिन में 2,126 तो ठाणे में 1,952 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में देश में दर्ज नए मामलों में 61% केस महाराष्ट्र से हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित जिला होने के बावजूद पुणे की मंडी का ये हाल है। लोग कोरोना से बेखौफ सामाजिक दूरी की नियमों को तोड़ रहे हैं। मुंबई की मंडियों, बाजारों और ट्रेनों में भी भीड़ डराती है। बढ़ते मामले के साथ कोविड बेड भी जल्दी भर रहे हैं। जनवरी से फरवरी मध्य तक मुंबई में जहां 85 से 90% कोविड बेड खाली थे, तो वहीं अब 55% ही बचे हैं। मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें 80% से ज़्यादा असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर उसकी वजह के तौर पर अगर कोई एनालिसिस हो बीएमसी का कि क्या नया स्ट्रेन वजह हो सकती है, या फिर जो इतनी अनलॉकिंग हुई है वो एक कारण है, क्या कारण हो सकता है?
सभी इसमें 3-4 कारण हैं, जैसे कि अभी हम अनलॉकिंग हमने कर दिया, लोकल सेवा बहाल कर दी, जैसे पूरे सभी क्षेत्र खुले कर दिए हैं। फॉरेन से आने वाले पैसेंजर में भी काफ़ी बढ़ोतरी पाई गई है। तो अलग अलग कारणों की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। इसमें हो सकता है कि फॉरेन का भी कोई एक आधा स्ट्रेन आया हो जो हमारे नज़र में अभी तक नहीं आए हैं। इधर मुंबई से सटे पालघर में एक आश्रम स्कूल के करीब 30 छात्र और एक टीचर को कोरोना होने के बाद महाराष्ट्र के पालघर जिले के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और निजी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर कर्नाटक में भी खासकर बेंगलुरु में कोरोना वायरस तेजी से एक बार फिर से फैलने लगा है। पिछले 15 दिनों में मामले तिगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। राज्य के लगभग 70% मामले बेंगलुरु से ही हैं। ये विशाल कोविड केयर सेंटर उन 3 केंद्रों में से एक है जिन्हें तेजी से बेंगलुरु शहर में विकसित किया जा रहा है। कोरमंगला का इंडोर स्टेडियम अब कोविड केयर सेंटर बन चुका है, जहां बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। हम सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ साथ बेंगलुरु शहर में 3 अस्पताल विकसित कर रहे हैं, जहां एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखा जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जहां पिछले साल जून में बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 5,435 मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 1 महीने में ही शहर में 7,638 नए मरीज मिले। पिछले साल अप्रैल-मई में मृत्यु दर 1.75 थी, वहीं इस साल 0.62 है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि दोबारा यहां लॉकडाउन लगने जा रहा है। No, please tell me. I am telling you. No curfew, no night curfew or no night curfew. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು 3 ಸಲ. ನಂಬರ್ 1 ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈ ಕೋವಿಡ್ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು। सरकार लोगों की लापरवाही से परेशान है। बार बार बताया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, इसलिए मास्क पहने। क्योंकि धारणा यह है कि एंटीबॉडी दूसरे डोज के 2 से 3 हफ्ते के बाद ही बनता है और वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं। एक बार फिर बेंगलुरु में एक बड़े कोविड केयर सेंटर की जरूरत पड़ी है। उस शहर में जहां लोग दूसरे शहरों की तुलना में मास्क ज्यादा पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र और केरल की सीमा कर्नाटक से सटी है और संक्रमण यहां बढ़ने की ये सबसे बड़ी वजह है। अब सरकार की नींद खुली है तो सरकार ने इन दोनों ही राज्यों से यहां आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, LIC के 1.5 लाख कर्मचारी क्यों थे हड़ताल पर। देश के 125 लाख LIC कार्यकर्ता आज एक दिन की हड़ताल पर रहे। वे सरकार द्वारा LIC में IPO लाने और विदेशी निवेश की हिस्सेदारी इंश्योरेंस कंपनियों में 49% से 74% करने का विरोध कर रहे थे। राज्यसभा में इससे संबंधित बिल पेश किया जा रहा है। सरकार ने हालांकि साफ किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाने से पूरे सेक्टर का ही विकास होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो LIC के अंदर IPO लाने का बात की है, हमने इसके विरोध में भी किया है कि जो FDI को 49 to 74% जो पार्लियामेंट के अंदर आज प्लेस भी किया है अडॉप्शन के लिए। LIC के 1.25 लाख कर्मचारियों ने गुरुवार को पूरे देश में एक दिन की हड़ताल की। हड़ताल कर रहे LIC के कर्मचारियों का कहना है कि LIC भारत के लोगों का विश्वास है और सरकार के इन फैसलों से लोगों का LIC पर विश्वास कम होगा। 1956 से जो विश्वास बना हुआ लोगों का, उसका प्रतीक है LIC। और उसमें कहीं न कहीं सरकार जो है प्राइवेट या अदर्स दूसरे जो काम जो कर रही है
उनका विश्वास डगमगा रहा है। कहीं ना कहीं हम प्राइवेटाइजेशन के तौर उठाया हुआ यह पहला कदम लोग मानते हैं और ये कहीं ना कहीं विश्वास को ख़त्म करता है भारत के लोगों को कि भाई हमारा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो हमारे देश में रोटेट नहीं होकर बाहर चला जाएगा। Thank you, sir. I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Insurance Act 1938. उधर LIC कर्मचारियों की हड़ताल के दिन ही सरकार ने राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक पेश कर सदन की मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया। बिल में इंश्योरेंस कंपनियों में FDI 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है। विपक्ष ने मांग की कि बिल की नए सिरे से समीक्षा की जरूरत है और इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। ये दुर्भाग्य है कि सरकार इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना नहीं चाहती। वो नहीं चाहते कि कोई स्टेक होल्डर आए, उनसे बात करे, रिप्रेजेंटेशन करे। उनको कल मालूम होगा, जब सारे देश में हड़ताल होगा तब उनको मालूम होगा उन्होंने जो किया वो सच किया या बुरा किया। सरकार की तरफ से बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने को लेकर कोई आश्वासन न मिलने पर विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस वजह से सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे बीमा सेक्टर का विस्तार होगा और बिल में आम लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए कई सेफगार्ड शामिल किए गए हैं। बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने के फैसले के खिलाफ जहां एक तरफ LIC के कर्मचारी सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी संसद में कई सवाल उठाए हैं। ऐसे में इस संवेदनशील सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने के फैसले पर आगे बढ़ने के दौरान सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसको लेकर उठ रही आशंकाओं और डर को दूर करने के लिए वो गंभीरता से पहल करे। संसद भवन से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। देश की बात में आगे बताएंगे सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल क्यों हुए बीजेपी में शामिल। और दूरदर्शन पर रामायण सीरियल में आने वाले राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज़ नहीं मानता था। सॉरी, मैं जो कह रहा हूँ सर दिल से कह रहा हूँ बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, जब से तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहाँ राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहाँ अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहाँ पर, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो बयान है फटी जीन्स को लेकर चर्चा में है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अभिनेत्री गुल पनाग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी ट्वीट की है अपनी पिक्चर इस फटी जीन्स में। गुल, क्यों आपने अपनी पिक्चर ट्वीट की? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इस वक्त मैं एक गाड़ी में हूँ और जूम के जरिए आपसे लाइव ब्रॉडकास्ट
में बात कर रही हूँ, लाइव ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बन रही हूँ, लेकिन आज भी लोग महिलाओं को बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। और मैं मानती हूँ ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी को भी हक नहीं है, खासतौर पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, एक जनता के प्रतिनिधि को, किसी को बताना कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। जो उनकी जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अपने राज्य को सुरक्षित रखे, लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करे, ताकि महिलाएं सेफ हो। उन्हें ये बताने की अनुमति नहीं दी गई है किसी के द्वारा कि वो महिला को बताए कि वो क्या पहने या क्या ना पहने। गुल, क्या चिंता होती है, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की राय रखते हैं, तो क्या मन में इसको लेकर परेशानी है? मैं मानती हूँ कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि ऐसी मानसिकता के लोग इतनी बड़ी पदवी पर बैठे हैं आज, और हाल ही में आए हैं वहां पर। तो अभी वो इस पद पर अभी यहाँ पहुंचे हैं और अभी से उन्होंने इस प्रकार के बयान देने शुरू कर दिए हैं। तो आगे जाके वो क्या कहेंगे, उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में उनके क्या विचार हैं, किस तरीके की उनके मन में उनको आजादी देनी चाहिए, ये मुझे सोचकर थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और हम आजाद हैं, और जब हम आजाद हैं वो महिलाओं के साथ आजाद है। ऐसा नहीं है कि आजादी सिर्फ भारत के 92% लोगों को मिली है, क्योंकि महिलाएं भारत की 48% गिनती रखती हैं। तो उनको भी आजादी मिली गई है और उनको भी अनुमति है, उनको भी आजादी है, स्वतंत्रता है, जो कुछ वो पहनना चाहती है वो पहनने के लिए। बिल्कुल। जो उनकी जिम्मेदारी है वो लॉ एंड ऑर्डर की है और महिलाओं को सुरक्षित करने की। अब अगर ये उस पर टिप्पणी दे कि भाई आप ये पहने या फिर आप या ना पहने, आज इस 21वीं सदी में ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल। और आखिर में ये, क्योंकि जया बच्चन ने आज कहा है कि इस तरह के बयान क्राइम जो है, महिलाओं के प्रति अपराध है, उसको बढ़ावा देते हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो नेता कहते हैं, जो नेता बोलते हैं, उसका असर जनता पे डेफिनेटली पड़ता है। और किस तरीके से जिस तरीके के भाषण दिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी को पोलराइज किया गया है, उसका प्रभाव हमारी सोसाइटी पे किस तरीके से पड़ा है, ये आप सब जानते हैं। बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपका चैनल शायद ये कवर करे या ना, पर इस बात से कोई दो राहे नहीं है कि जो हमारे नेता कहते हैं, खासतौर पे पोलराइजेशन के मुद्दे पर, उसका जनता पे प्रभाव पड़ता है और उसके ऊपर वो लोग एक्शन भी लेते हैं, जनता के जो मेंबर्स हैं। तो अब आप यही सोच लीजिए कि अगर एक राज्य की मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव होगा। आप मुख्यमंत्री को कुछ संदेश देना चाहेंगी आखिर में? मैं दोबारा एक ही बात दोहराऊंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जो उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो महिलाओं और पुरुषों के प्रति बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं बस उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि वो महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने में अपनी पूरी कोशिश करें। और इस तरह की बयानबाजी आज 21वीं सदी में एक राज्य में जो देवभूमि है, जो भारत की एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस की एक राज्य है, का एक स्टेट है, शोभा नहीं देता। क्योंकि मैं उन्हें याद दिला दूं, जब देवभूमि की बात की जाती है तो ज्यादातर जो हमारी देव देवताएं हैं, देवियां ज्यादा मेजॉरिटी में है। तो जिस राज्य में देवभूमि है और हमारे संस्कृति में देवियों की बहुत पूजा की जाती है, उन्हें बस ये रिमाइंड किया जाए, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और हज़ारों लाखों महिलाओं का जो मन में विचार है उसको एक तरह से आपने सामने रखा। वाकई में आप देख सकते हैं जो किस तरह से महिलाएं प्रगतिशील हैं, गुल काम करते हुए गाड़ी में बैठी हैं, आगे चल रही हैं। अब इसमें आप बोलेंगे आपने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, क्या खाया है, क्या नहीं कहना है, तो इसमें मुख्यमंत्री को सोचना होगा। बहरहाल इसी के साथ फिलहाल देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।